हेलो स्टूडेंट, सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लाया एक फ्रेश यूपी टेट बैच, जिसके अंतर्गत मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। और बच्चे एक बहुत ही बेहतर तैयारी करने का एक मौका है। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में बीएड या बीटीसी के सेमेस्टर में एडमिशन भी लिया है बच्चे, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, पहले होता था कि बच्चे आप कहीं ना कहीं बीएड या बीटीसी के यदि आप सेकेंड ईयर के छात्र होते थे या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के छात्र होते थे, या आपने बीएड या बीटीसी कंप्लीट कर लिया होता था, फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं टेट के बारे में सोचते थे। अब बच्चे गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं कि यदि आप फर्स्ट सेम में भी हैं, आपने हाल फिलहाल में एडमिशन ही लिया है अगर, तो भी आप यूपी टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और अगर आपने अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है तो उस सर्टिफिकेट को बच्चे वैलिड माना जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको बार बार टेट और सीटेट निकालने की प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। एक बार आपने अपना टेट या सीटेट क्लियर कर लिया तो उसे वैलिड माना जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, अभी की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चे ये है सर्टिफिकेट को लेकर आपके लिए। ठीक है, तो हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट का एक फ्रेश बैच, टारगेटेड बैच। बच्चे समय रहने से पहले, आप कहते हैं ना कि अभी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया, बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद जो लोग तैयारी करते हैं, उससे बेहतर है क्यों ना हम लोग समय से पहले यदि अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करेंगे, तो बच्चे जो टाइम आपके पास बचेगा उसमें आप बहुत बेहतर ढंग से अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कहते हैं ना, एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद तो सभी तैयारी करेंगे, उसमें आपने नया क्या किया? समय से पहले आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर लीजिए ताकि आपको लास्ट टाइम बच्चे बहुत ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट को यूज कर सकें, सारे प्रीवियस ईयर पेपर को यूज कर सकें, और अपने एग्जाम में, भले ही ये नेचर क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन अब आपको पता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपके टेट और सीटेट के 1/4 मार्क्स को भी जोड़ा जाए। तो जितने ज्यादा आपके मार्क्स रहेंगे बच्चे टेट या सीटेट जैसे एग्जाम में, आपको खासा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं अपनी बात को आगे स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपको इंग्लिश की एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें आपको इंग्लिश के सिलेबस को लेकर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि यूपी टेट के इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी टेट का 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस रहते हैं। उन 150 क्वेश्चंस में से आपके पास जो इंग्लिश का सिलेबस है, जहां पे 30 क्वेश्चंस रहते हैं, उनको लेकर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए एक फ्रेश बैच के बारे में, एक ऑनलाइन बैच के बारे में पूरी सी जानकारी को कैरी करते हैं। और जो भी बच्चे ऑनलाइन के सेक्शंस में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी के सामने देखिए एक थंबनेल में, एक सेक्शन में कहीं ना कहीं आपके नीचे एक सेक्शन चल रहा है कि यदि आप यूपी टेट का फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे इसके लिए आपको प्ले स्टोर से द सिविल इंडिया ऐप को ज्वाइन करना है। और उसके अंतर्गत आपको बच्चे एक टारगेटेड यूपी टेट का बैच बहुत ही मिनिमल प्राइस में दिया जाएगा, जिसमें आपकी सभी क्लासेस बहुत शेड्यूल्ड वे में चलेंगी और बेहतर ढंग से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इंग्लिश के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने बच्चे इंग्लिश के सिलेबस को लेकर डिस्कशन करने आया हूं, और हम लोग एक इंट्रोडक्टरी क्लास को लेकर आए हैं ताकि आपको इंग्लिश में ये समझ में आ जाए कि हमें कौन कौन सी चीजों को कितना वेटेज देना है, किस ढंग से हमें अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलना है, ताकि इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स को लेकर आए। विगत कई वर्षों में बच्चे, मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट्स ने 30 आउट ऑफ 30 गेन किया है। ये कोई नई बात नहीं है जो आपको बहुत शॉकिंग लगे। कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने का जो मेथड है, या इस इंस्टीट्यूट पे पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक आपको टीच करेंगे, बहुत ही वेल मेथड के साथ आपको टीच किया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आप गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश के सिलेबस को एक बार डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप इंग्लिश के सेक्शन को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो बच्चे कुछ बातें हैं जो इंग्लिश के फंक्शन में आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अगर आप इंग्लिश के सिलेबस के बारे में मेरे से बात करेंगे बच्चे, तो इस इंग्लिश के सिलेबस में आप ये ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है ना कहीं ये 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स को कैरी करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि टेट और सीटेट जैसे एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अभी तक की गाइडलाइंस के हिसाब से इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है ना,
प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 अंकों का होगा, ठीक है ना, 1 अंक का होगा। इस इंग्लिश के सिलेबस की अगर आप जानकारी लेंगे तो बच्चे यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रामेटिकल फंक्शन आएगा, मतलब आपको ग्रामर का बहुत बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इस ग्रामर के साथ साथ आपको वोकैब को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चे, और साथ ही साथ आपके लिए कोई ना कोई एक प्रोज या पोएट्री का कोई भी एक प्रोज, बेसिकली जैसे आप ये कहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइप का एक प्रोज से एक आपकी आरसी बन सकती है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तहत आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनसे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। इन 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं कि ग्रामेटिकल फंक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ग्रामर पोर्शन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। ग्रामर सेक्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत बेहतर ढंग से क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, तो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपकी संख्या में 8 होती है, ना कि 9 होती है, ठीक है। आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं माना जाता बल्कि एक पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये संख्या में 8 होती है, ना कि 9 होती, ठीक है। मतलब उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच से एरर आती है, ठीक है। इन एरर में हो सकता है कि वो आपसे कह दे कि बच्चे दिए हुए सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानिए, ठीक है ना। आपको रिकॉग्नाइज करनी होती है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच दी हुई है। जैसे हो सकता है फंक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए पहला फंक्शन आपको नाउन, हो सकता है नाउन का जिक्र किया गया हो, या हो सकता है बच्चे प्रोनाउन का जिक्र किया गया हो फंक्शन में, या एडजेक्टिव हो सकता है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज रखनी है, ठीक है ना। एडजेक्टिव आ गया हो, या फिर आपके लिए वर्ब के बारे में जिक्र किया गया हो, या फिर आपके लिए एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, और 6 नंबर पे आप कहेंगे तो प्रेपोजिशन आ सकती है, प्रेपोजिशन आ सकती है, ठीक है। अगर आप इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको कंजंक्शन टॉपिक को भी ध्यान से समझना है, और आपके लिए इंटरजेक्शन टॉपिक को भी आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इंटरजेक्शन टॉपिक को भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चे। इन बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच के ये कुछ आपके चैप्टर्स हैं जहां पर आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपसे रिलेट करके पूछता है। आपके फंक्शन में ग्रामेटिकली एरर भी आ सकती है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से ही आएगी। कहीं ना कहीं मैंने आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया है, उस सेंटेंस में मैं आपसे जानना चाहूंगा बताइए बच्चे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कह रखा कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, बताइए इसमें माई कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। या मैंने आपसे कह दिया ही वर्क्स वेरी फास्ट, बताइए फास्ट यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। मेरी क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर बच्चे। बेसिक स्टैंडर्ड रहता है बच्चे, इंग्लिश को अगर आप देखोगे ना तो 1 to 8 के लेवल पे आपको काम करना होता है, 1 to 8 के लेवल पे आपको काम करना होता है, उन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रामेटिकली जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके हो सकता है सिंटेक्स प्रोसीजर पर आधारित हो, बहुत बेसिक, या हो सकता है आपसे पार्ट ऑफ स्पीच में कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ली हो, ठीक है। तो ये तो ग्रामर का फंडा था, ठीक है। थोड़े से हिस्से को हम आगे बढ़ाएंगे जहां पे ग्रामर हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल हो जाएगी, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ आपके लिए एक फंक्शन और आएगा जहां पे हमें बच्चे फिगर ऑफ स्पीच को भी पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच को भी पढ़ना है। मतलब आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़नी ही पढ़नी है बच्चे, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़नी है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि उनको पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच ही नहीं समझ में आती। तो पार्ट ऑफ स्पीच वो है एलिमेंट जहां पे आप ग्रामेटिकली एस्पेक्ट को क्लियर करते हैं, कौन सी चीज संज्ञा है, कौन सी चीज सर्वनाम है। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच बच्चे अलग हैं जिन्हें आप हिंदी में अलंकार कहा करते थे, ठीक है ना। आपको बहुत एक छोटी सी डेफिनेशन अगर याद आ जाए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच, जहां पर आपने कहीं ना कहीं मेटाफर को पढ़ा है, पर्सोनिफिकेशन को पढ़ा है, सिमली को पढ़ा है, मेटाफर को पढ़ा है, ओनोमोटोपोइया को पढ़ा है,
सिनेक्डकी, मेटानॉमी, बहुत सारी चीजें हैं बच्चे फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ग्रामेटिकल फंक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच और साथ ही साथ हमें फिगर ऑफ स्पीच को भी पढ़ना है। ग्रामर में क्या क्या चीजें और इंक्लूड होंगी, तो पहला हिस्सा आपने देख लिया कि पार्ट ऑफ स्पीच तो देखनी ही है हमें। ठीक है, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बहुत ही बेहतर सा टॉपिक बच्चे, मैं अभी वोकैब और प्रोस पर भी आऊंगा, उससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आपको एक फंक्शन पढ़ना है जहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है, और वो टाइम देना है बच्चे आपको इस फंक्शन पे। कौन सी फंक्शन पे, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करेंगे बच्चे सेंटेंस पे। ठीक है, अब जब आपको सेंटेंस समझना है तो सेंटेंस में क्या है, प्रॉपर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में हो सकता है काइंड ऑफ सेंटेंस पूछ लिया हो सकता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर बेस्ड एरर दी गई हो सकता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात की गई हो। बहुत फर्क है बच्चे, सेंटेंस को स्ट्रक्चर के बेस पर देखना और सेंटेंस को टाइप वाइज देखना, सेंटेंस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, सारी चीजों को देखना होगा। ठीक है ना, बेसिकली अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस में काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ स्ट्रक्चर के बिहाफ पर होते हैं, कुछ मीनिंग के बिहाफ पर होते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम सेंटेंस को लेकर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको सेंटेंसेस के जो प्रकार हैं कहीं ना कहीं उनको रिटन स्ट्रक्चर में कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर आप आएंगे, सेंटेंस को स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कैसे लिखेंगे, भाई सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, उनका भी जिक्र करेंगे हम, सिंपल सेंटेंस का भी जिक्र करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी हमें देखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी हमें देखना है, और हमें कंपाउंड सेंटेंसेस को भी देखना है। ठीक है, ये है सेंटेंस। साथ ही साथ इस सेंटेंस पे काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस की जब आप बात करेंगे तो क्या चीज सेंटेंस का जो हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस की जब आप बात करेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ जब आप स्ट्रक्चर बेस्ड की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कैसे लिख सकते हैं, तो सभी को पता है, हो सकता है सेंटेंस को जो टाइप वाइज है बच्चे, इन्हें असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं असर्टिव का डिक्लेरेटिव नाम कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंटैरोगेटिव हो सकता है, इंटैरोगेटिव हो सकता है, बहुत सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे कि इंटैरोगेटिव में भी क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, मैं आपके भी चैप्टर्स को डिस्कस कर रहा हूं। साथ ही साथ इंटैरोगेटिव के साथ साथ आप इंपरेटिव को भी देखेंगे सेंटेंस टॉपिक में। इंपरेटिव होने के साथ साथ आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी देखेंगे। देखने का मतलब है बच्चे आपको यहाँ डीप उतर के पढ़ना है, क्यों, क्योंकि एग्जाम के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी के साथ साथ आपको ऑप्टेटिव क्वेश्चंस को भी देखना है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी देखना है। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि सेंटेंस टॉपिक की एरर रहती है, हो सकता है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पूछ लिया जाए कि बताइए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए कौन सा हिस्सा कॉम्प्लीमेंट का दायरा है, कौन सा हिस्सा डिटर्मिनर का दायरा है, बताइए टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर आप लिखने की बात करते हैं तो इन रिटन ऑर्डर सेंटेंस को किस किस तरह से लिखा जा सकता है, मतलब कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का दायरा है। साथ ही साथ बच्चे जब आपको सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए टेंस टॉपिक को बहुत बेहतर पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं आपके एग्जाम में सेंटेंस, टेंस और पैसिव और नरेशन, सेंटेंस, टेंस, पैसिव और नरेशन, यदि इन चारों पोर्शंस को देख लिया जाए तो अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको यूपी टेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यूपी टेट, यूपी पीआरटी फंक्शन में अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूपी टेट को ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, वहां पे लगभग आपको इन 4 टॉपिक से लगभग 7 to 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। टेंस टॉपिक की एरर रहती है, फिर वो कंडीशनल सेंटेंसेस में चला जाता है, फंक्शन पैसिव और नरेशन रहता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा रहता है, तो देखने के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड हिस्सा हम लोग टाइम एंड टेंस को पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, और जब आपको सेंटेंस और टेंस टॉपिक बहुत बेहतर पढ़ लिया जाता है, ये यूनिट फर्स्ट का एक हिस्सा है, जब आप सेंटेंस और टेंस को बहुत बेहतर पढ़ लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से में आपको एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन टॉपिक, ठीक है ना,
कहीं ना कहीं आपको वॉइस को बहुत बेहतर पढ़ना है, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए एक टॉपिक जिसे आप ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से में रखते हैं, आपको नरेशन टॉपिक पढ़ना है, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, और साथ ही साथ जब आप यूसेस के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो सेंटेंस, टेंस, पैसिव और नरेशन टॉपिक एक बहुत मेजर हिस्सा कवर करते हैं आपके यूपी टेट के एग्जाम का। ठीक है, आई होप सो माई पॉइंट इज वेरी क्लियर। हो सकता है फंक्शन ने आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हो कि बताइए महेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, महेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बताइए सेंटेंस का ये कौन सा टाइप है। ठीक है ना, ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। मान लीजिए इस तरह से नहीं पूछा तो फंक्शन ने यही पूछ लिया कि महेश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, महेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बताइए इस कंस्ट्रक्शन में ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है। ठीक है, या आपसे कह दिया ही इज राइटिंग दिस लेटर, ही इज राइटिंग दिस लेटर, बताइए फंक्शन में कौन सा टेंस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, बताइए कौन सा टाइप ऑफ टेंस है। ठीक है, या फंक्शन में मैंने आपसे कह दिया, या फंक्शन में मैंने आपसे कह दिया दिस लेटर वॉज रिटन बाय मनीष, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो हमें बच्चे जब तक टेंस की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम पैसिव में कैसे फ्रेम कर पाएंगे, बताइए। तो इसलिए बच्चे पैसिव और नरेशन पढ़ने से पहले हमें बहुत ज्यादा डीप उतरना होगा टेंस टॉपिक पे। जब तक हमें टेंस टॉपिक की समझ नहीं है तब तक हम पैसिव और नरेशन जैसे टॉपिक को टैकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपको भी कभी पढ़ना है तो मैं आपको एक सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा, पहले सेंटेंस टॉपिक, फिर टेंस, फिर पैसिव वॉइस, और फिर क्या, नरेशन। यहां से आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा पढ़ेंगे तो कंप्लीट एक सीक्वेंस में हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, ग्रामेटिकल फंक्शन में आएंगे तो उन्हीं ग्रामेटिकल फंक्शन के सीक्वेंस में आपकी एक यूनिट है जिसे आप सेंटेंस, टेंस, पैसिव और नरेशन को टैकल करेंगे। मतलब यदि मैंने आपको पहला टॉपिक सेंटेंस पढ़ाया तो अब मैं आपको आगे नाउन नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे, मैं आगे आपको डिटर्मिनर नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे। ठीक है ना, मैं आपको सेंटेंस के साथ फिर टेंस पढ़ाऊंगा, फिर वॉइस पढ़ाऊंगा और फिर नरेशन, जिससे मेरी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? उससे आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक को लेकर जो आपकी समझ है वो बहुत बेहतर डेवलप हो पाएगी और आप एग्जाम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, कहते हैं ना कि पढ़ा तो सभी बच्चों ने होता है बच्चे, लेकिन एक सीक्वेंस में पढ़ा हो अगर आपने और चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझ के पढ़ाओ तो एग्जाम आपके लिए मजाक लगता है। ठीक है ना, हम लोग कुछ इसी तरह प्रिपेयर करेंगे और इंग्लिश को आपके लाइफ में बहुत ही आसान कर चुके होंगे। ठीक है, ऐसा सिर्फ आपको, ऐसा सिर्फ मुझे नहीं लग रहा होगा, बल्कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको भी लगेगा कि इंग्लिश आपके लिए कितनी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन भले टफ हो सकता है लेकिन आपको एग्जाम में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, संदीप सर से पढ़ा होगा, और बेनिफिशियली आप बिना डाउट के आपके 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत के साथ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से यदि आप स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी बच्चे आपके लिए। ठीक है, एज यूजुअल जैसा कि पुराने बच्चों के मार्क्स आए हैं बच्चे, आपके भी मार्क्स आएंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि ये हाइपरबोलिक थीमेटिक मैंने कह दिया 30 आउट ऑफ 30 नहीं आ सकते, डैम श्योर आ सकते हैं, बस पढ़ाए हुए चीजों को बहुत बेहतर ढंग से आपको सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो एक हिस्सा ये समझ में आया हमें कि ग्रामेटिकल फंक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ एक सेंटेंस, टेंस और वॉइस और नरेशन जैसे एक बड़े टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेंस में बेसिकली एरर आ सकती है कि बताइए टेंस का कौन सा टाइप है, क्या ये प्रेजेंट में तो नहीं है, क्या ये पास्ट का सेंटेंस तो नहीं है, या फ्यूचर में तो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी अपनी बात को और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने बच्चे देखा कि वोकैब का एक हिस्सा था, ग्रामेटिकल फंक्शन में इतनी ही चीजें हैं बच्चे। ठीक है, फिर वोकैब का हिस्सा है बच्चे। वोकैब में अगर आप मेरे से बात करेंगे तो वोकैब में क्या क्या चीजें आ सकती हैं बच्चे। वोकैब को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंटोनिम, साइनोनिम, ईडियम, मिसस्पेल्ड, वन वर्ड, कहीं ना कहीं अगर आप इन सारे हिस्सों को मिला देंगे तो अराउंड, अगर आप देखें फ्रेजल वर्ब एक हिस्सा यहां पर ही रहेगा। ठीक है, अराउंड अगर आप इन सारे सेक्शंस को मिला देंगे तो लगभग आपके 9 से 10 नंबर के आसपास का ये फिगर है।
9 to 10 के आसपास का फिगर है, जहां पर आपको वोकैबिकल सिस्टम देखने को मिलेगा। इन वोकैब में आपको क्या मिलेगा देखने को बच्चे, तो एंटोनिम सेक्शन, जिन्हें आप हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, एंटोनिम मिलेगा बच्चे। साइनोनिम मिलेगा, जिसे आप समानार्थी शब्द कहते हैं, साइनोनिम मिलेगा बच्चे। आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, मतलब वन वर्ड आएगा आपके लिए, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप किसी एक सेंटेंस को, लिखे हुए सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक शब्द में, इसीलिए आप उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपको वन वर्ड देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ इडियम एंड फ्रेज देखने को मिलेगी, इडियम एंड फ्रेज, ठीक है। ये इडियम एंड फ्रेज साथ ही साथ प्रोवर्ब टाइप में भी हो सकती है, नॉन प्रोवर्ब भी हो सकती है। इडियम एंड फ्रेज के साथ साथ प्रोवर्बिकल सिचुएशन को ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे आपके स्पेलिंग रूल्स के आधारित मिलते हैं, मतलब आपको मिस स्पेल्ट मिल सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं स्पेलिंग रूल पर आधारित मिस स्पेल्ट मिल सकते हैं, स्पेलिंग रूल पर आधारित क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये आपके एक वोकैब का हिस्सा रहेगा। एंटोनिम आ सकता है, साइनोनिम आ सकता है का मतलब ये वोकैब के हिस्से हैं और आपके हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपके लिए एंटोनिम साइनोनिम दो एंटोनिम साइनोनिम हो जाए, हो सकता है एक एंटोनिम दो साइनोनिम हो जाए, एक वन वर्ड हो जाए। इडियम एंड फ्रेज के हमेशा आपको दो क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिलते ही हैं, स्पेलिंग एरर के कम से कम दो क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब जो वोकैब है लगभग 8 से 9 नंबर का एक हिस्सा है, ठीक है। वोकैब फंक्शन में यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। और बच्चे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम डिस्कशन होगा, थ्योरी जो कराई जाएगी वो डिटेल्ड थ्योरी कराई जाएगी, एक डिटेल्ड बैच है बच्चे, जहां पे आप अपनी तैयारी को रियल में बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। यदि कोई फ्रेश बच्चा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले इस संस्थान से क्यों नहीं जुड़े, जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में आपने अपने आप को बहुत ज्यादा पैनिक बना के रखा है ना, इतनी बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा क्या ये सब्जेक्ट इतना भी इजी हो सकता है। बस आपको संस्थान पे विश्वास करना है। जो भी न्यू बच्चे हैं, जो भी न्यू एडमिशंस हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं गूगल प्ले स्टोर पे जाके द सिविल इंडिया ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपने इस यूपी टेट के एक न्यू फ्रेश बैच को ज्वाइन करेंगे। बच्चे इसमें डिटेल मैटर पढ़ाया जाएगा, आपके एग्जाम से बहुत ही पहले आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, एक प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम चलेंगे, कंप्लीट डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, बहुत बेहतर ढंग से आपका पूरा सिलेबस तैयार किया गया है, ठीक है। पीडीएफ होंगी, क्विजेस होंगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे, लेक्चर वीडियो, सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इस डिस्कशन में। फिर आपके लिए बच्चे ग्रामेटिकल फंक्शन से हट के वोकैबिकल फंक्शन पर आए। वोकैब के साथ साथ आपके पास कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले पैराजंबल, जैसे लास्ट ईयर अगर आपने देखा है तो एक क्वेश्चन आ गया था आपके पैराजंबल सेक्शन से, ठीक है ना। लिटरली पैराजंबल टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो सकता है अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन सेक्शन को देखा हो, कंजंक्शन टॉपिक को बहुत बेहतर समझा हो और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एनालिसिस आपने बहुत बेहतर किया हो, तो पैराजंबल बहुत इजी सा आता है बच्चे। मैंने कहा ना 1 to 8 स्ट्रक्चर में एटलीस्ट बच्चे को ये पता हो किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पैराजंबल बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, इसीलिए मैंने पैराजंबल से लिखा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास लास्ट ईयर वो क्वेश्चन भी आ गया था पैराजंबल का एक क्वेश्चन, ठीक है। वोकैब के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चे आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है बच्चे, कोई एक प्रोज टाइप का आपको पैराग्राफ दे दिया होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सीधा सा मतलब है कोई एक पैराग्राफ दे दिया होगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के हो सकता है वो पैराग्राफ पोएट्री बेस्ड हो सकता है वो पैराग्राफ प्रोज बेस्ड हो, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रोज या पोएट्री बेस पे आ सकता है। यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि ये प्रोज या पोएट्री कुछ भी हो सकता है, प्रोज या पोएट्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस पर आधारित आपके पास 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपको इसी पैरा को बढ़ाना होगा तो उसी पैरा में वो 2 क्वेश्चन थीमेटिक रख देगा और फंक्शन में रख देगा कि किसी भी शब्द का साइनोनिम या एंटोनिम ढूंढिए या फंक्शन में बताइए इसकी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हम इसको मिनिमल 3 से 4 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी पूरी इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एंटो, साइनो या वन वर्ड या इडियम प्रॉपर इनकी पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस किया करेंगे। क्यों बच्चे, क्योंकि इनको लिखवाना
बहुत टफ है अपने आप में। एंटोनिम साइनोनिम बच्चे अपार सेक्शन में है, मतलब एक्सेसिव है। इनको यदि मैं वन बाय वन लिखवाने बैठूंगा तो आपका बहुत टाइम पजल होगा, ठीक है ना। और हम लोगों को काम ऐसा नहीं करना जिसमें हमारा एफर्ट बहुत ज्यादा लगे और रिजल्ट बिल्कुल ना मिले, ठीक है ना। हमें वो काम करना है जिसके अंतर्गत आपका रिजल्ट बहुत बेहतर फ्रेम हो पाए, ठीक है। कोई भी हम काम ऐसा नहीं करेंगे जिसके अंतर्गत आपकी टीचिंग और लर्निंग का जो रिजल्ट है वो मीनिंगलेस हो जाए, ठीक है। हमें उस टीचिंग को करना है, हमें उस लर्निंग को करना है जिसके अंतर्गत आपका बहुत ही बेहतर ढंग से आपका एक कोर्स बहुत सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही प्रॉपर टाइम के साथ बेहतरीन ढंग से कराया जा सके, ठीक है। तो एक बार मैं अपने सिलेबस को पूरी तरह से समराइज कर देता हूं। जैसा कि आप सभी इतनी देर में समझ चुके होंगे कि यूपी टेट में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहते हैं। इन 30 क्वेश्चंस के अंतर्गत आपको किन किन चीजों को समझना है, तो जैसा कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन फंक्शंस में आप किसको किसको डिस्कस करेंगे, तो पूरी की पूरी आपको ग्रामर को ध्यान रखना है। इन ग्रामर में बच्चे अभी भी आपको बताया मैंने, पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान रखना है। साथ ही साथ ग्रामर में आपको अभी भी मैंने बताया कि आपको सेंटेंस टॉपिक ध्यान से समझना है, आपको टेंस टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है, आपको वॉइस और नरेशन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है ना, वॉइस और नरेशन को बहुत ध्यान से समझना है। ये यूनिट में चलेंगे बच्चे, वॉइस और नरेशन को बहुत ध्यान से समझना है। साथ ही साथ हम लोगों ने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हम लोगों ने क्या कहा बच्चे, फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर बच्चे हम लोगों ने कहा कि सर हमें वोकैबिकल सेक्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर का जितना रोल है बच्चे वोकैब का भी उतना ही रोल है, ठीक है ना। कहते हैं ना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जितनी बेहतर आपको ग्रामेटिकल फंक्शन आनी चाहिए उतना ही बेहतर आपको वोकैब आना चाहिए। और ये अपने आप को पैनिक मत करिए कि सर ग्रामर तो आप बहुत अच्छी करा देंगे तो वोकैब क्या होगा। बच्चे जैसे ग्रामर में बेहतर कराऊंगा वैसे वोकैब भी आपकी बेहतर कराऊंगा, ठीक है। तो वोकैब को लेकर जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं आप बिल्कुल परेशान मत हो। एक शेड्यूल्ड बैच, एक डिटेल्ड बैच है जिसमें आपका टेट जैसा एग्जाम कभी भी, टेट छोड़िए इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, अगर आपने किसी की मदद से आप इस चैनल पर आए हैं तो उन्होंने जरूर आपको अवगत कराया होगा कि संदीप सर इंग्लिश कैसी पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। वोकैब सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो बच्चे एंटोनिम सेक्शन को हम देखेंगे, साइनों को देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, इडियम एंड फ्रेज को देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ स्पेल एरर को देखेंगे, स्पेलिंग एरर को देखेंगे या मिस स्पेल्ड को देखेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन है और ये पूरा का पूरा बच्चे कैसा पोर्शन है वोकैबिकल। ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे जब आप वॉइस और नरेशन को पढ़ेंगे साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन आप अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप अलग से नहीं लिख सकते हैं। उसके पीछे की वजह यह है बच्चे कि आप क्या हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एरर आ जाए, और वो एरर क्या है, हो सकता है वो रिमूव टू की एरर हो सकता है फंक्शन ने कहीं ना कहीं डिग्री सुपरलेटिव दी हो और सुपरलेटिव से आपसे पॉजिटिव या कंपैरेटिव में चेंज कराई हो सकता है फंक्शन आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, टाइप चेंज कराया हो। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चे सेंटेंस वाइज एरर हो सकती है कि प्लीज चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव वन, या हो सकता है सेंटेंस बेस्ड ना हो बच्चे एडवर्ब बेस्ड एरर हो, मतलब आपसे कह सकता है फंक्शन की टू का रिमूवल करिए, समझ पा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी से आप उसे नॉर्मल असर्टिव में ले आइए, ठीक है। हो सकता है आपके लिए डिग्री एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो, डिग्री एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो कि आपकी जो डिग्री थी बच्चे वो सुपरलेटिव दी गई थी, आपसे कहा सर ने इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए। समझ पा रहे हैं क्या हो सकता है आपके सिलेबस में। तो ये कंप्लीट सिलेबस है बच्चे जिसके अंतर्गत आपको इंग्लिश 30 मार्क्स में कराई जाएगी और हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल पढ़ने वाले, ठीक है। आप पहले अपनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, थ्योरी को कंप्लीट करने के साथ हम उसके एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने के साथ साथ आपके पास कुछ क्विज लगी होंगी, साथ ही साथ आपके पास कुछ जो आपकी क्वेरीज वाले क्वेश्चंस हैं हम लोग उनके लिए भी प्रॉपर एक दिन को डिसाइड किया करेंगे टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, कि जो आपकी बच्ची क्वेरी है उनको भी हम लोग प्रॉपर रिजॉल्व कर सके, ठीक है। ऐसा ना हो सके कि केवल और केवल आपको ये लगे कि सर ने तो कोर्स कंप्लीट करा दिया, नहीं, जो आपकी डाउट है आप उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के सिलेबस में बच्चे पूरे इंग्लिश सिलेबस में इतना ही था। ग्रामर को देखेंगे, वोकैब सेक्शन को देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन को देखेंगे। इसमें आपका डिटेल्ड सिलेबस लिखा हुआ है बच्चे, और हम हर एक टॉपिक को, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में किसी बच्चे को लग रहा होगा सर आपने आर्टिकल की तो कहीं बात ही नहीं की। बच्चे एक्चुअली में आर्टिकल कोई हिस्सा नहीं है, आर्टिकल जो है वो कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। आर्टिकल को आप डिटर्मिनर के टॉपिक से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिटर्मिनर टॉपिक को बहुत बेहतर करेंगे। नाउन को पढ़ने से पहले हम डिटर्मिनर टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। दैट मीन हम आर्टिकल को वहां पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होती। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आर्टिकल एक पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। हाँ, यूनिट वाइज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज का थोड़ा सा बेसिकली हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कुछ भी चल रहा है आपके लिए। वोकैब चल रही, इसका मतलब है प्रॉपर वोकैब चलेगी। ग्रामर चल रही, इसका मतलब है प्रॉपर ग्रामर चलेगी। यूनिट वाइज में चलेगी कि सेंटेंस चल रहा तो फिर टेंस, फिर वॉइस, फिर नरेशन। नाउन पढ़ने से पहले में डिटर्मिनर को पढ़ना जरूरी है, प्रोनाउन पढ़ने से पहले में नाउन को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चीजों को सीक्वेंशियल चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बेहतर नंबर आ पाएंगे। तो मैं इसी के साथ यहां पर सिलेबस के नाम पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार मैं फिर से उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, आप एक बार यदि आप टेट के बैच को कहीं पे भी यदि आप टीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार संस्था पे ट्रस्ट करें, और इस ट्रस्ट के पीछे आपका कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भला छिपा हुआ है, ठीक है। एक मिनिमल सी प्राइस पे आपको, एक नॉमिनल सी प्राइस पे आपको यूपी टेट का एक बेहतरीन सा बैच दिया जा रहा है। इस फंक्शन में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, आपको आपके क्विजेस भी मिलेंगे, आपके डाउट सेशन, आपके क्वेरी सेक्शन को भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी जितने भी न्यू बच्चे हैं वो सभी स्टेट बैच को ज्वाइन करें। ऑनलाइन ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, द सिविल इंडिया ऐप को लॉग इन करिए, वहां से आप इस बैच को परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक्स अ लॉट।